वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 306 है फॉर यूपीएससी सीएससी 2020। फोकस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज है 2 मई 2020 और यूपीएससी के फेवरेट हैं इस तरह के प्रश्न, करंट रिलेट करके पूछे जाते हैं थोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं तो 5 सेकंड का टाइम है एक प्रश्न के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 306 तक पहुँच सकते हो। जितने भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा वाले हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं और इस चैनल पर टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं हर दिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान को लाल, हरित, नील और श्वेत उप विभागों में विभाजित किया जाता है। इन उप विभागों के कार्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लाल जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संपूर्ण अंग का विकास करने के लिए स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है। श्वेत जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नए रसायनों तथा ईंधनों का उत्पादन किया जाता है। नील जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जल जनित हानिकारक जीवाणुओं के फैलाव को नियंत्रित किया जाता है। क्या बताइए, इनमें से कोई करेक्ट है या सारे के सारे इनकरेक्ट हैं? बिल्कुल सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। तो देखिए, लाल जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संपूर्ण अंग का विकास करने के लिए स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट है पहला। श्वेत जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नए रसायनों तथा ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट है दूसरा भी। और हरित जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कृषि संबंधित शोध किए जाते हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक पौधे तथा दवाइयों की खोज और उत्पादन। बात आती है नीली या नील जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जल जनित हानिकारक जीवाणुओं के फैलाव को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए तीनों के तीनों सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। एक है फाइटो फार्मा प्लांट मिशन और दूसरा है ब्रह्मपुत्र जैव विविधता और जीव विज्ञान वोट V4। तो कौन कौन इन दोनों में से सुमेलित हैं? फाइटो फार्मा प्लांट मिशन के सामने लिखा है लुप्त प्राय औषधीय पौधों का संरक्षण करना, और ब्रह्मपुत्र जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान बोर्ड V4 के सामने लिखा है यह एक प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है। बिल्कुल करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, फाइटो फार्मा प्लांट मिशन जो है वो ये 50 करोड़ रुपए का मिशन है, जिसका उद्देश्य है लुप्त प्राय और लुप्त होने के खतरे को झेल रहे औषधीय पौधों का संरक्षण करना। और ब्रह्मपुत्र जैव विविधता और जीव विज्ञान वोट V4 यह एक प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है। यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटकों के विश्लेषण के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला है। V4 में मिट्टी, पानी, पर्यावरण, पौधे व पशु जीवन, मानव स्वास्थ्य और कृषि घटक के विश्लेषण करने की क्षमता होगी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, फार्माकोजेनोमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फार्माकोजेनोमिक्स के संदर्भ में कौन सा सही है इसमें? देखिए, यह दवाओं के प्रति किसी व्यक्ति के आनुवंशिक स्वरूप के प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता करती है। इसे पुनरुत्पादक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से कृषि प्रणालियों तथा खाद्य फसलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है और नैतिक आधार पर 2 भ्रूण को एक साथ विकसित करने की तकनीक है। क्या है ये? फार्माकोजेनोमिक्स है क्या? देखिए, फार्मा दवाई से रिलेटेड है हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इस तकनीक का लक्ष्य मरीजों के जीनोटाइप के लिए ड्रग थेरेपी का कम से कम प्रतिकूल प्रभाव के साथ अधिकतम प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए तर्क संगत साधन विकसित करना है। फार्माकोजेनोमिक्स दवाओं के प्रति किसी व्यक्ति के आनुवंशिक स्वरूप के प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता करती है। देखिए, फार्माकोजेनोमिक्स दवाओं के प्रति किसी व्यक्ति के आनुवंशिक स्वरूप के प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 2020 के उद्देश्यों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो भारत के बेमिसाल मानव संसाधनों को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, और देखिए, अनुसंधान एवं विकास
और व्यवसायीकरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना, एक कुशल कार्यबल और नेतृत्व की स्थापना करना। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं इसमें? ये तीन में से राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं इनमें? तो ये तीनों के तीनों उद्देश्य हैं, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 2020 की रणनीति के मुख्य उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित हैं। जैसे मानवता की भलाई के लिए ज्ञान और साधनों का उपयोग करने को बढ़ावा देना और नए जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश के साथ एक प्रमुख और सुव्यवस्थित मिशन की शुरुआत करना। भारत के बेमिसाल मानव संसाधन को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना। अनुसंधान एवं विकास और व्यवसायीकरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना। भारत को एक विश्व स्तर के जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। एक कुशल कार्यबल और नेतृत्व की स्थापना करना। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न में से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं 12 से 13 प्रश्न जो ऊटपटांग होते हैं। आपको लगता है कहाँ से आगे भाई ये? तो ये वैसे ही प्रश्न है, वो ही ऊटपटांग टाइप के प्रश्न हैं। तो कम से कम 1 से 2 बार इनको जो है रीडिंग मार लेना, क्या पता आपके लक्ष्य से कोई फंस जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 5। चर्चा में रही जर्म लाइन एडिटिंग टेक्निक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है। जर्म लाइन एडिटिंग तकनीक, यह तकनीक जो है वो जीनोम एडिटिंग से संबंधित है। इस तकनीक द्वारा भ्रूण को किसी भी मानव में प्रत्यारोपित किया जा सकता है क्या? इस तकनीक द्वारा जीन में किए जा रहे आनुवांशिक सुधारों को भावी पीढ़ियों तक स्थानांतरित किया जा सकता है क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, जर्म लाइन एडिटिंग टेक्निक जो है वो जीनोम एडिटिंग तकनीक से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। इस तकनीक के द्वारा जीन में किए जा रहे आनुवांशिक सुधारों को बिल्कुल भावी पीढ़ियों तक स्थानांतरित किया जा सकता है। करेक्ट है तीसरा भी। इस तकनीक द्वारा भ्रूण को किसी भी मानव में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता, ये दूसरा वाला गलत है। तो सही हमको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के वैल्यू पर 3। 2 को एलिमिनेट कर दिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा। तो देखिए, जर्म लाइन एडिटिंग तकनीक जीनोम एडिटिंग से संबंधित है। सामान्यतः इस तकनीक द्वारा या इस तकनीकी द्वारा भ्रूण को किसी भी मानव में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके द्वारा भ्रूण में लक्षित तथा विशिष्ट आनुवांशिक परिवर्तन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इस तकनीक द्वारा जीन में किए जा रहे आनुवांशिक सुधारों को भावी पीढ़ियों तक स्थानांतरित किया जा सकता है। भावी पीढ़ियाँ मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र एटीआईसी की स्थापना के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एटेक किसानों और प्रौद्योगिकी के प्रसार में नवाचार की एक प्रक्रिया के रूप में विभिन्न हितधारकों को एक एकल सिंगल विंडो वितरण प्रणाली के माध्यम से उत्पाद, सेवाएं और सूचना प्रदान करता है। संस्थागत प्रौद्योगिकी सलाह, प्रौद्योगिकी उत्पादों आदि तक किसानों की सीधी पहुंच सुनिश्चित कर प्रौद्योगिकी प्रसार को बढ़ावा देता है। ये संस्थान के वैज्ञानिकों को उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के लिए तंत्र विकसित करता है। क्या क्या कर सकता है? ये सारे के सारे कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, एटेक फुल फॉर्म क्या है इसका? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। एटेक जो है वो कृषि सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है और किसानों के बीच सूचना आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे किसानों और प्रौद्योगिकी के प्रसार में नवाचार की एक प्रक्रिया के रूप में विभिन्न हितधारकों को एक एकल खिड़की वितरण प्रणाली के माध्यम से उत्पाद, सेवाएं और सूचना प्रदान करना। अच्छा, सिंगल विंडो सिस्टम, ये एकल खिड़की क्या होती है? एक ही खिड़की, मतलब एक ऐसा पोर्टल जिस पे आपके सारे सवालों के जवाब जो है मिल जाएं, कम से कम 95% सवालों के जवाब मिल जाएं। इसी को बोलते हैं एकल खिड़की प्रणाली या सिंगल विंडो सिस्टम जो है। अब देखिए, संस्थागत प्रौद्योगिकी सलाह, प्रौद्योगिकी उत्पादों आदि तक किसानों की सीधी पहुंच सुनिश्चित कर प्रौद्योगिकी प्रसार को बढ़ावा देना इसका काम है। और संस्थान के वैज्ञानिकों को उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के लिए तंत्र विकसित करता है ये।
क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉन फोटोकेमिकल क्वेचिंग का आशय निम्नलिखित में से किससे है? नॉन फोटोकेमिकल क्वेचिंग का आशय किससे है? यह तकनीक पौधों को बर्फ़ के अंदर जीवित रखने में मदद करती है क्या? इस तकनीक के माध्यम से पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के अभाव में भी बना सकते हैं क्या? यह जो तकनीक है जलीय तंत्र में पौधों को ऑक्सीजन प्रदान करती है क्या? या फिर यह तकनीक पौधों को प्रकाश की उच्च तीव्रता के प्रभाव से बचाने में सक्षम है क्या? क्या हो जाएगा इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 7? तो देखिए डी हो जाएगा इसका आंसर। जो नॉन फोटोकेमिकल क्वैचिंग है एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे और शैवाल प्रकाश की उच्च तीव्रता के प्रतिकूल प्रभावों से स्वयं को बचाने में सक्षम हो जाते हैं। और उल्लेखनीय है कि पौधों की पत्तियां ज़रूरत से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, तो ऐसे में पत्ती के अंदर हुए रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्षय होने देती है, और इसी प्रक्रिया को नॉन फोटोकेमिकल क्वेचिंग कहा जाता है। इसके नाम से ही लग रहा है कि यह तकनीक पौधों को प्रकाश की उच्च तीव्रता के प्रभाव से बचाने में सक्षम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघ विजन क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सुना होगा आपने इसके बारे में। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा भी इसको बोलते हैं। तो देखिए यह बादलों में नमी की मात्रा को प्रभावित करने की एक युक्ति है। इससे मानसून की अनियमितता से होने वाली समस्या को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट कहाँ से प्रयोग होगा इसके लिए? वो तो फलों को संरक्षण प्रदान करने या प्रिजर्व करने के लिए होता है ना, पढ़ा तो होगा ना आप लोगों ने। इसके लिए होता है सोडियम आयोडाइड। तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड है इसके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो देखिए मेघ विजन अथवा क्लाउड सीडिंग बादलों में नमी की मात्रा को प्रभावित करने वाली एक युक्ति है। इस युक्ति के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, आर्टिफिशियल रेन। अतः एक कथन जो है वो सत्य है, और इससे मानसून की अनियमितता से होने वाली समस्या को कृत्रिम वर्षा कराकर समाप्त किया जा सकता है। यह कृषि प्रौद्योगिकी में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए वर्षा का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अब देखिए इसके लिए सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अलग से वैकल्पिक बनाकर ही पूछ सकता है सीधा सीधा स्टेटमेंट पीसीएस वगैरह में। तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। सोडियम बेंजोएट जो है ना, उसका इसमें कोई कार्य नहीं है। इसका प्रयोग फलों के रस को सुरक्षित करने में किया जाता है, पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। तो गोल्डन राइस जो है वही है जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं और किसान दोनों को लाभ पहुँचाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका जो पीलापन होता है वो लाइकोपेन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। देखिए लाइकोपेन तो टमाटर के लाल रंग का कारण है ना, पीले रंग का कारण थोड़ी है। बीटा कैरोटीन होता है इसमें, गलत है। सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला बिल्कुल। उपभोक्ता कौन हो गए? आप, और किसान लोग दोनों को लाभ पहुंचाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए ही उतनी लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। तो पहला करेक्ट हो गया। चूँकि इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है, अतः इसका पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, ना कि लाइकोपेन की। शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में बदल जाता है बीटा कैरोटीन। तो दूसरा वाला गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, एक्वापोनिक फार्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन का एक समायोजित रूप है। यह तालाबों में पौधे उगाने की एक टेक्निक है। यह मत्स्य पालन और बिना मिट्टी के सब्जियों की खेती करने की तकनीक इसमें सम्मिलित है। और यह समुद्र के खारे जल में बागवानी करने की एक तकनीक है। क्या है एक्वापोनिक फार्म? तो एक्वापोनिक फार्म है मत्स्य पालन और बिना मिट्टी के सब्जियों की खेती करने की टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए, एक्वापोनिक फार्म मत्स्य पालन और बिना मिट्टी के सब्जियों की खेती की तकनीक को सम्मिलित करता है, जिसकी सहायता से किसान जो है ना, किसान वो मत्स्य पालन और पौधे उगाने का कार्य एक साथ कर सकते हैं। इसलिए सी हो गया सही उत्तर। इसके अंतर्गत पौधों को उगाने और मछलियों के पालने का कार्य भी एक ही टैंक में किया जा सकता है। इस टैंक में मत्स्य पालन किया जाता है, उसके किनारों पर पौधे लगाए जाते हैं। मछलियों के जो अपशिष्ट हैं उनके कारण टैंक के पानी में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिसे पौधों द्वारा जो है वो ग्रहण किया जाता है भोजन के रूप में। अब देखिए, इसका परिचालन लागत बहुत कम है, इसमें उर्वरकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों के उत्पादन और उनकी मांग को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूपीएससी सिविल सेवा के। अगर आप 7 वर्षों के प्रश्नों को उठा के देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो सब्सक्राइब रखिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर तरह के प्रश्नों की तैयारी आप लोगों को करा दी जाएगी। लॉकडाउन का जो समय है इसका सदुपयोग करें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल लैपटॉप में गेम खेल रहे हो, घंटों व्हाट्सएप पे अपना समय बर्बाद कर दिया आपने। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए।